Hello. Today's topic is Kirchhoff current law और Kirchhoff voltage law. ओके, ये हमारा जो टॉपिक रहेगा किरचॉफ से रिलेटेड जितने भी लॉ होंगे हमारे पास ट्वेल्थ बेस पे केवल दो ही हमारे पास लॉ हैं फॉर फिजिक्स पर्पस कि हम किसी भी सर्किट को कैसे सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ और बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ. ओके, तो हम इसको समझने के लिए हमारा जो बेसिक होगा वो जो पॉइंट्स होंगे हम किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं उनको सोल्व करेंगे. वो पॉइंट्स हमारे पास होंगे इस केसीएल केवल केवीएल के पीछे कंसेप्ट क्या है, इसका स्टेटमेंट, इन दोनों जो लॉ हैं ये दोनों जो लॉ हैं किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, इनके पीछे जो हमारा स्टेटमेंट का क्या है, उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर्टिकुलर केसीएल और केवीएल के लिए कौन कौन सा है उसको देखेंगे. और फाइनली हम देखेंगे इसके ऊपर बेस इन दोनों के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी हम देखेंगे इस लेक्चर में. ओके फाइन, फर्स्ट हम उठाते हैं केसीएल को. केसीएल बेसिकली बताता क्या है, केसीएल हमें बताता है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन. इस पूरे लॉ का मतलब केवल एक ही है कि किसी भी सर्किट के अंदर इन एनी सर्किट हाउ द करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल पार्ट ऑफ ब्रांचेस ऑफ द सर्किट. किसी भी सर्किट के अंदर कैसे कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको कौन बताता है, ये केसीएल बताता है. और इसका यदि स्टेटमेंट इसका देखना चाहें, स्टेटमेंट क्या बोलता है, एट एनी नोड द algebraic sum of current is equal to 0. यहाँ पे टर्म आई है नोड. इस नोड को आप ये भी समझ सकते हैं, नोड का मतलब होता है जंक्शन. जंक्शन वही है जो एक रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है कि रेलवे जंक्शन है, जैसे कि जयपुर का जंक्शन है, अलग अलग जंक्शन है. मतलब जहाँ पे खूब सारी ब्रांचेस, खूब सारे सर्किट्स के वायर आके मिले उनको क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे. उनको क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे. फॉर एग्जांपल के लिए आपको मैं छोटा सा एक सर्किट दिखा देता हूँ. जैसे कि एक वायर है ये है, और एक वायर ये है, एक वायर ये है, एक ये है, ऐसे खूब सारे वायर है. जहाँ पे इसकी कंडीशन ध्यान रखें, इसके लिए कम से कम जो नोड होता है, नोड बनने के लिए कम से कम मिनिमम 2 और मोर ब्रांचेस मीट. जहां पे कम से कम 2 और उससे ज्यादा ब्रांचेस आके मिले, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे. जैसे कि इस टाइम पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्रांच ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है. टोटल हमारे पास 5 ब्रांचेस हैं और पांचों ब्रांचेस मिलकर के जो बीच जहाँ पर आके मिल रही है, जहाँ पे आपको कोलैप्स हो रही है, मिल रही है यहाँ पे आके, उसको हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे. इस टाइम पर ये क्या है, हमारे पास नोड है. ये हमारे पास क्या है, जंक्शन है. जंक्शन और नोड दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं. ठीक है. तो बोलता है केसीएल बोलता है कि एट एनी नोड द algebraic sum ऑफ करंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. मतलब यहाँ पे जो करंट इन सभी ब्रांचेस में, इन सभी वायर्स में जो करंट फ्लो होगा उनका सभी का algebraic सम क्या होगा, 0 रहेगा. मतलब इसको हम मैथमेटिकली समझना चाहें तो क्या बोलता है, समेशन आई इक्वल्स टू 0. मतलब इसको बोलते हैं सभी करंट्स का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 रहेगा. इसको इसी को एग्जांपल को मैं लेके चल रहा हूँ. तो एग्जांपल क्या बोलता है, ये बोलता है कि लेट्स सपोज ये ब्रांचेस, इसमें करंट ऐसे है, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है और इसमें करंट डायरेक्शन ये है. इस तरीके से मैंने इसको बता दिया, इसका मैंने नॉमेनक्लेचर कर दिया. इस ब्रांच में करंट I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, इसमें I4 है और इसमें I5 है. तो हमारे पास कितने करंट है, हमारे पास 5 करंट है डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर. तो बोलता है इन पांचों ब्रांचेस के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उन सभी का algebraic सम क्या होगा, 0 होगा. ये बोलता है केसीएल का स्टेटमेंट. तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले नोड को आइडेंटिफाई करना होना चाहिए. किसी भी सर्किट के अंदर आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने नोड हैं. उन नोड को हम
कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो सारा का सारा हम इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल वे में एक सर्किट सा बनाया है। इस सर्किट में आपने देखा कि 5 ब्रांचेस हैं, जहाँ पे एक दूसरे कोलाइड कर रही है उसको हम बोलेंगे, टकरा रही मिल रही है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे नोड बोलेंगे। और हर एक ब्रांचेस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन कौन सा है, I1, I2, I3 एंड I4 एंड फाइनली I5। फाइन। तो बोलता है कि केसीएल के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि इन सभी करंट का जो सम होगा I1, I2 और I3 और I4 फाइनली 0। अब यहाँ पे टर्म आई है, सबके दिमाग में सर ये अलजेब्रिक सम है, इसका मतलब क्या है, सभी के बीच में सम होना, प्लस का सिंबल होना चाहिए। ये नहीं, इससे पहले एक टर्म लिखी हुई है अलजेब्रिक सम। ये बहुत बड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये अलजेब्रिक सम है। सम इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे पास जो भी नोड के अंदर इनकमिंग है, ध्यान रखें, जो भी नोड के अंदर, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा एक तरीका बता रहा हूं, नोड में इनकमिंग को आप हमेशा प्रेफर करें पॉजिटिव साइन के साथ। इनकमिंग करंट को आप किससे लिखेंगे, पॉजिटिव से। और नोड के अंदर जो आउटगोइंग होंगे, जो भी आउटगोइंग करंट होगा उसको आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसको हम कैसे, यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, हर एक करंट के सामने कौन कौन से सिंबल आएंगे वो आपको आइडेंटिफाई करना है। फाइन। तो हमने देखा I1 है, तो I1 देख रहे हैं, तो नोड में वो क्या है, देखो वहां पे इनकमिंग, इनकमिंग मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। फाइन, इसको आप लिखें चाहे नहीं लिखें, ठीक है। देन I2 भी हमारे पास क्या है, इनकमिंग है, तो पॉजिटिव आएगा। इससे पहले ध्यान रखिए, इससे पहले लिखे हैं। तो I3 हमारे पास क्या है, ये नोड से बाहर जा रहा है, देखो बाहर की ओर जा रहा है, तो ये माइनस का आएगा। ऐसे ही I4 माइनस का, I5 हमारा माइनस का। तो ये है एक किसी भी सर्किट के अंदर जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू केसीएल, वो कैसा होता है, वो ये होता है। इसको आप फर्दर मैथमेटिकल सोल्व करोगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। तो ये हमारे पास बन गया एक फंडामेंटली हम समझ सकते हैं कि जितने करंट है, जो भी इनकमिंग करंट है, उन सभी का सम, और जितने भी आउटगोइंग करंट है, देखो I3, I4, I5 क्या है, ये हमारे पास क्या है, आउटगोइंग करंट है, इन सभी का सम वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब यहां पे देखते हैं कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सबसे बड़ी बात देखो, ये ध्यान रखना। तो हम बोल सकते हैं, एक तो स्टेटमेंट केसीएल का बोलता है कि सभी करंट का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट अकॉर्डिंग टू केसीएल। फाइन, ये आपको याद रखना है। देखो ये जो याद करने वाली बात है, वो कौन कौन सी स्टेटमेंट है, एक ये भी इसी का स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू केसीएल व्हिच स्टेटमेंट सेज दैट इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो हमारे पास ना आंसर क्या आएगा, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। फाइन, इसी लॉ को हम बोल सकते हैं चार्ज कंजर्वेशन लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। तो मतलब KCL is also known as charge conservation law। हाउ, कैसे, तो इसी को हम देखेंगे, इसी को हम फर्दर समझते हैं। एज वी नो I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन T। हमने पढ़ा है कि करंट इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस formula we can say that I1 equals to Q1 upon T plus Q2 upon T equals to Q3 upon T plus Q4 upon T plus Q5 upon T। अब आपके सभी के मन में सर ये तो डिफरेंट किया आपने और ये सभी ने कॉन्स्टेंट किया है, तो समझने वाली बात सबसे इजी यही है कि चार्जेस इट मे बी डिफरेंट, इट मे बी इक्वल, बट time at the same time all the charges have different magnitude। सभी का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, लेकिन करंट की वैल्यू तो क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी।
तो इसको आप कॉमन लेके कर सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो क्या लिख सकते हैं, 1/t मैंने कॉमन ले लिया है और इसको लिख सकता हूँ मैं Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 1/t Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। सो t से t कैंसिल, मतलब होल ओवर को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, क्या Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। मतलब ये भी किसको प्रूव कर रहा है, KCL इज ऑल्सो नोन एज चार्ज कंजर्वेशन लॉ। मतलब चार्जेस हमेशा कंजर्व रहते हैं, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है कि चार्जेस ऑलवेज फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ लॉ। तो ये यहाँ पे प्रूव हो रहा है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में एज वेल एज इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से उसको आप सोल्व करेंगे, किस तरीके से आप उसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, वो कैसे बताएंगे, इस तरीके से। तो इसको आप समझ लीजिए, कहीं दिक्कत हो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, उसके लिए मैं पूरा आपको फुली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। नोड इनकमिंग करंट उसके लिए पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट होगा उसके लिए नेगेटिव। ठीक है, और भी हम इसको पूरा केसीएल को ढंग से देखेंगे। लास्ट में मैं आपको इस पे बेस न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो देखिए, वो है हमारा केवीएल। कि केवीएल का स्टेटमेंट क्या है, केवीएल क्या बोलता है और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, उसको भी हम देखें इन सिंपल वे। देखो आपको कोई बुकिश लैंग्वेज याद नहीं करनी है, उसका जो मेन मोटो है, उसका जो मेन पॉइंट्स हैं केवीएल के, वो क्या बोलता है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या बोलता है देखिए आप कि अकॉर्डिंग टू केवीएल, ये केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, इन एनी क्लोज्ड लूप। सबसे बड़ी बात है ये लूप क्या होता है, ये स्टेटमेंट ये आपको जरूर लिखना पड़ेगा। जैसे केसीएल में आपने लिखा है एट एनी नोड, ऐसे ही आपको केवीएल में क्या लिखना पड़ेगा, इन एनी क्लोज्ड लूप। ये लूप में ही आप फॉलो कर सकते हो केवीएल को। द algebraic sum of potential difference और voltage and EMF electromotive force of battery is equal to 0। क्या बोल रहा है कि किसी भी लूप क्लोज लूप होगा। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक सर्किट बना रहा हूँ सिंपल सा। एक हमारे पास ये बैटरी है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3, ये R1 है, R2 है, ये R3 है। ये हमारे पास बैटरी का EMF मैं मान लेता हूँ E। तो बोलता है ये देखो, इसको हम बोलते हैं क्लोज लूप। क्लोज लूप क्या होता है, लूप हमेशा क्लोज रहता है। सबसे बड़ी बात ये आपको याद रखना है कि लूप हमेशा क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। ऐसा क्लोज पाथ जिसमें करंट फ्लो हो। सबसे बड़ी बात ये भी आपको याद रखना है कि करंट हमेशा क्लोज लूप में ही फ्लो होता है। जब तक सर्किट आपका क्लोज है करंट फ्लो होगा। जब आपका सर्किट क्लोज नहीं रहा, ओपन हो गया, वहां पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपको याद रखनी है बात। तो क्या बोलता है कि ये हमारे पास क्लोज लूप है, तो यहाँ पर आप अप्लाई करोगे। ये आपने क्या बनाया है, लूप, इसको बोलते हैं लूप। इस तरीके से आप अपने सर्किट के अंदर कंसिडर करोगे। ठीक है, तो ये आपने कंसिडर किया है। तो ये हमारे पास एक लूप की डिजाइन की है कि किसी सर्किट के अंदर आप कैसे आप लूप को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो बोलता है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम देखना चाहें तो क्या बोलता है कि समेशन ऑफ V, ये V कहाँ होगा, आप ध्यान रखना, इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब
ईएमएफ है, बैटरी, ये क्या है, बैटरी का ईएमएफ क्या है, इन सभी का सम क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा, प्लस ईएमएफ इक्वल टू 0। ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है, आई होप आपको अच्छे से समझ में है, आ रहा होगा। तो ध्यान रखना, कैसे भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हाँ, तो क्या बोलता है, केवीएल अकॉर्डिंग केवीएल इन एनी क्लोज लूप द सम ऑफ, कैसा सम है वो, एल्जेब्रिक सम, द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज एंड ईएमएफ इज इक्वल टू 0। क्या होता है वो, हमेशा 0 रहता है। तो इसी को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, इसी सर्किट को कंसिडर करता हूँ, और इसी के रेस्पेक्ट में मैं एक आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे इसकी आप डिजाइन करेंगे, किस तरीके से आप इसकी इक्वेशंस लिखेंगे। केवीएल सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये लो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों को काफियों को लोचा हो जाता है कि किस तरीके से आप सिंबल रखेंगे, किस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। कुछ याद नहीं करना है, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। किस तरीके से करना है, देखो आपका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट आपने ये पढ़ा है, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, सभी ने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फ्लो होता है, मतलब ये हमारा करंट की डायरेक्शन है, फाइन। और हमने ये भी पता है कि जब क्लोज लूप होगा और उस सर्किट को सोल्व करना है तो हमें उसके अंदर एक लूप कंसिडर करना पड़ेगा, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपने कंसिडर किया है, तो इस लूप को लेट सपोज मैंने डिजाइन किया है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना है। ये आपकी मर्जी है कि आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है। मैंने यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है एज यूजुअल, आप भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है, तो इस टाइम पर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस, लेट सपोज ये करंट फ्लो हो रहा था, जैसे ये ब्रांच है उसमें करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, मतलब करंट डायरेक्शन क्या है हमारे पास, ये है। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, वोल्टेज बनेगा, उसका सिंबल कैसा आएगा। तो कई बच्चे दिमाग लगाते हैं, इस बुक में ऐसा लिख रखा है, कुछ नहीं याद रखना, लास्ट का सिंबल देखो कैसे, लूप कैसे बन रहा है इस तरीके से। तो लूप के लास्ट में जो सिंबल कौन सा है इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए, तो वो कौन सा आएगा हमारे पास, माइनस का। देखो लास्ट में कौन सा है, माइनस का। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो कैसा बनेगा, माइनस का V। क्या बनेगा, माइनस का V, फाइन। ऐसे ही ये सेम मैं रेजिस्टेंस लेता हूं और इसमें करंट की डायरेक्शन में इस तरीके से लेता हूं, वही पॉजिटिव, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। लास्ट वाला जो सिंबल होगा हमारा कौन सा होगा, नेगेटिव का होगा। और इस बार लेट सपोज मैंने मान लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमारे लूप की डायरेक्शन ये क्या है, ये लूप की डायरेक्शन बताता है और ये करंट की डायरेक्शन, ये हमें क्या बता रहा है, करंट की डायरेक्शन है। तो इस टाइम पर देखें करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा है और लूप हमारा क्या है, लूप कैसे फ्लो हो रहा है, लूप की डायरेक्शन हमने कैसे कंसीडर की है, जस्ट उल्टी। तो यहाँ पर हमने लास्ट का, देखो मैंने भी बताया था लास्ट वाला आपको सिंबल काम मिलना है, तो लास्ट में हमारे पास कौन सा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का V। ये बात बस छोटी सी आपको याद रखना है कि किसी भी ब्रांच के अंदर करंट को आपको सिंबल याद रखना है। जैसे कि अब आप देखेंगे इसी के अंदर कि करंट डायरेक्शन इस तरीके से, तो हमें पता है करंट ये पॉजिटिव यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। ऐसे ही इसमें करंट ऐसे फ्लो होना है, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ऐसे ही ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। तो इस R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो कैसा बनेगा, उसके जो सिंबल आएगा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, उसकी पोलैरिटी क्या आएगी पोटेंशियल डिफरेंस की, तो क्या आएगी, इसके अक्रॉस जो लेट सपोज इसमें करंट फ्लो हो रहा है, लेट सपोज I फ्लो हो रहा है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल बनेगा वो क्या बनेगा, V। कैसा, लास्ट का सिंबल देखो, एक करंट, देखो लूप कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो लास्ट में इसके पास कौन सा है, लास्ट का सिंबल माइनस का, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का। और V इक्वल्स टू हमें पता है क्या होता है, I R होता है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए करंट की वैल्यू क्या है, I है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R। तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 इज V1 इक्वल्स टू IR1। ये कैसा आएगा हमारे पास, माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का, इस तरीके से आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर कैसा आएगा, करंट की वैल्यू क्या है, सेम है, क्योंकि करंट में हम देख रहे हैं कि करंट कैसे सभी के सभी
रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, सेम रहेगी। सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा सेम रहती है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू सेम ऐसे रहेगी जैसे कि पहले वाले में। तो ये आई, इसके अगर जो पोटेंशियल बनेगा वो कैसा बनेगा, प्लस का माइनस का, वो एज यूजुअल। लूप की डायरेक्शन देखिए नीचे की ओर है, मतलब लास्ट में इसको कौन सा है, लास्ट वाला सिंबल हमारे पास माइनस का, तो माइनस का V2। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस का V2। ऐसे ही इसके अक्रॉस कैसा बनेगा, इसके अक्रॉस माइनस का V3। ठीक है, तो ये है हमारा एक केवीएल, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी है, सर फिर हम बैटरी का कैसे लिखेंगे, तो बैटरी का सिंपल सा लास्ट वाला सिंबल आप देखो, जैसा लूप आपने कंसीडर किया है, तो लूप के लिए हमारे पास देखो क्या आता है, हमने देखे लास्ट में सिंबल कौन सा है, प्लस का। प्लस का नहीं, ये बड़ा वाला जो हमारे पास सिंबल है वो बड़े वाले लाइन क्या बताती है, प्लस बताती है। तो ये कैसा आएगा, प्लस का। तो इसकी जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, माइनस का V1, कहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, माइनस का V1 प्लस माइनस का V2, तो प्लस माइनस 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 V2 माइनस V3, फिर प्लस का E इक्वल टू 0। और हम लास्ट में इसी को आप सोल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, E इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये है आपका बेसिक ऑफ दिस लॉ, कि किस तरीके से आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कैसे कंसीडर करेंगे। सिंपल सा है, इसके लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जब करंट की डायरेक्शन ये है और लूप की डायरेक्शन भी क्या है, ये है, तो हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव का करंट फ्लो होता है, तो लास्ट का जो सिंबल है उसी वक्त यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का सिंबल आएगा। ऐसे ही करंट की डायरेक्शन हमारे पास ये है और लूप की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें पता है ये करंट ऐसे फ्लो होगा, मतलब ये पॉजिटिव, हमें पता है करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाता है, तो नेगेटिव यहाँ पर आएगा। लेकिन हमारा लूप क्या है, इसके ऑपोजिट में, तो लूप हमें कंसीडर कौन सा करना है, केवल लूप को, जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं उसी को आपको लेना है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, लास्ट का सिंबल कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये डिपेंड करता सारा लूप के ऊपर। जो आपका केवीएल है वो आपका डिपेंड करेगा केवीएल लूप के ऊपर, लूप आपने किस तरीके से कंसीडर किया है। इसको मैं आपको और बड़े तरीके से समझाऊंगा इसके बाद में, देखिए ठीक है। चलो इसके बाद में थोड़ा सा मैं इसी को ले लेता हूँ और एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। कैसे, देखो आपको करना है, मैं फिर से एक और बैटरी ले रहा हूँ, इस बार मैं उल्टी ले लेता हूँ, लेट सपोज माइनस ऊपर है प्लस नीचे की ओर है, ये एक रेजिस्टेंस ये है, रेजिस्टेंस ये है, इस बार एक कम ले लेता हूँ इजी के लिए, थोड़ा इजी वे के लिए। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, और ये हमारे पास बैटरी है, लेट सपोज E। तो इसका केवीएल अकॉर्डिंग टू केवीएल इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, वो आपको बनानी है। तो मेन इसी इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी आप इजीली कर लोगे इसको। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसकी हमें लूप कंसीडर करेंगे, आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे भी कर सकते हैं, आप बताइए। यदि मैं समझ सकता हूँ तो ये वही मैं आपको बोलता हूँ कि आप क्लॉकवाइज ले लीजिए, तो यहाँ पर मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, आप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर वही आप बैटरी से स्टार्ट करें, यहाँ से किसी भी कंपोनेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बैटरी से स्टार्ट कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करें, तो हम देखो करंट की डायरेक्शन इसमें कैसी होगी, तो देखो पॉजिटिव से जा रही, तो ये करंट की डायरेक्शन है, ये क्या है, करंट की डायरेक्शन, फाइन। तो लूप की डायरेक्शन कैसी है, जैसे इसके अपोजिट, करंट डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट। देखिए देखिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो लूप हमारा कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है बताइए, लूप हमारा क्लॉकवाइज, करंट हमारा उल्टा। तो
हमें पता है करंट हमेशा कैसे फ्लो होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। करिए कैसे, यहां पर सिंपल हमारे पास क्या आएगा, माइनस का ई, फाइन। अब इसके पास पहुंचेंगे तो ये क्या बोलता है, यहां पर हमने पहुंचे तो यहां पर हमारे पास लूप हमारा कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे डायरेक्शन की है, कैसे है, क्लॉकवाइज। तो लास्ट में सिंबल हमारे पास कौन सा है, पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव इसके क्रॉस लेफ्ट सपोज मानता हूं पोटेंशियल V1 है, तो यहां पर पॉजिटिव का V1। ऐसे ही इसके पास पहुंचते हैं तो लेट्स सपोज इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या है, मैं मान लेता हूं V2, तो लास्ट वाला सिंबल कौन सा आएगा, प्लस का V2 इक्वल टू 0, ठीक है। फर्दर सोल्व करेंगे तो E इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, V1 प्लस V2। मेरे हिसाब से आपको ये अच्छी तरीके समझ में आया होगा। इसके ऊपर मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेता हूँ, ऐसे मतलब देख सकते हैं हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में मैं आपको और तरीके से समझ में जाएगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और फिर भी डाउट आपको आप मुझसे पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसी में क्या बोलता है, ये हमारे पास बैटरी है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, देन उसके बाद में एक रेजिस्टेंस ये है, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। इसका 60 ओम है, इसका 20 ओम है, ये 200 ओम है, 5 वोल्ट की बैटरी, ये 4 वोल्ट की बैटरी है। तो इसको हमें सॉल्व करना, कैसे करेंगे, इसमें आपको करंट की वैल्यू, करंट की डायरेक्शन दे रखी, ध्यान रखिए, जैसा आपको सर्किट दे रहे हैं उसको आप फॉलो करना है। तो कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर इसमें तो पॉजिटिव या नेगेटिव, हम कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जो 20 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू जो करंट की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कितने लूप्स बन सकते हैं, 2, देखो बीच में सिंपल सा है, ये 2 लूप बन सकते हैं, ये लूप ये, एक लूप ये। करना क्या है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, फ्रॉम ये इस तरीके से फ्लो, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। फिर हमें करंट की वैल्यू, लेट्स सपोज इसको मान लेता हूँ, इसमें करंट की वैल्यू I1 है और इसमें I2 है, ठीक है। तो देखें इसी को, देखो ये करंट I1 है, यहाँ पर भी I1 है और यहाँ पर क्या है, I2 है, तो यहाँ पर करंट कौन सा होगा, I3 और I3। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, केसीएल ने क्या कहा था कि किसी भी जंक्शन और नोड के ऊपर जो इनकमिंग करंट होगा वो किसके बराबर होगा, आउटगोइंग करंट के बराबर। तो देखो ये जंक्शन, ये नोड है हमारे पास, इस नोड के ऊपर इनकमिंग करंट कौन से, देखो एक तो I2 और एक ये क्या है करंट, यहाँ पर I1 है। तो I1 और I1 और ये I2 और थर्ड हमारा करंट क्या है, I3 इक्वल टू 0। अब मैंने बताया था नोड में जो इनकमिंग होगा उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। आउटगोइंग के लिए हम क्या लेंगे, नेगेटिव। इसको हमने सॉल्व किया, इसको पॉजिटिव हटा दीजिए आप, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, हुई बस। उसके बाद में आपको 2 लूप हैं, इन 2 लूप के रेस्पेक्ट में आपको इक्वेशन लिखनी है, जैसे कि हमने केवीएल में समझा था। कैसे समझा था वो ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ, कैसे करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ा बहुत देखो सर्किट में वेरी हो सकता है, शायद पोलैरिटी के रिस्पेक्ट में, आई थिंक मुझे याद है ये सभी इन दोनों की जो भी होगी वो आपको यही मिलेगी, और थोड़ा वो चेंज हो तो आप उसको उसी रेस्पेक्ट में चेंज भी कर सकते हो। कैसे होगा देखो,
मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इस लूप के लिए। लूप हमारा कैसे जा रहा है देखो इस तरीके से, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या आएगा 5, नेगेटिव हमारा क्या आएगा 5 आएगा। इसके पास पहुंचेंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि हमें ओम्स में बताया V इक्वल्स टू क्या होता है IR होता है। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो प्रोडक्ट करंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास I1 और R की वैल्यू कितनी है 200, तो इसको मैं पढ़ा 200 I1। ठीक है, अब देखो लास्ट मैंने बताया था आपको लास्ट वाला सिंबल पकड़ना है, क्योंकि लास्ट वाला इसके लिए लास्ट वाला सिंबल कौन सा होगा, क्योंकि लास्ट में हमारा जो लूप है इस तरीके से, तो इसके लिए लास्ट का सिंबल क्या है ये वाला, तो ये माइनस का आएगा। फिर इसके पास पहुंचने कोई यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि ये लूप अलग है और ये लूप के लिए अलग है। तो यहाँ पर लास्ट का सिंबल देखो इस तरीके से, देखें ये इस तरीके से जाएगा, तो लास्ट का सिंबल प्लस का, तो प्लस का 20, करंट की वैल्यू क्या है I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे ही इस सेकंड लूप के लिए मैं बना सकता हूं, कहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बैटरी से स्टार्ट करें और उसको भी यूज कर सकते हैं। मैं यहां से स्टार्ट करूं, लास्ट का कौन सा है माइनस का, तो माइनस का 4, इसके पास पहुंचेंगे देखो ये इस तरीके से हमने, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि जितने लूप आप बनाओगे उन सभी लूप की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, जिसकी क्लॉकवाइज है तो इसकी भी क्लॉकवाइज है, इसकी एंटी क्लॉकवाइज तो इसकी भी एंटी क्लॉकवाइज है। ध्यान रखें दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास -4 यानी ये हमारे पास है -4, इसके पास पहुंचेंगे तो लास्ट का सिंबल हमारे पास क्या है माइनस का, तो माइनस का 20, करंट की वैल्यू I2, ठीक है। फिर इसके पास पहुंचे, लास्ट का सिंबल हमारे पास क्या है माइनस का 60, ठीक है, I3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई हैं, और मुझे पता है कि जिन बच्चों में 12th में आ गए हैं उनको पता है कि हाउ कैन वी सोल्व दीज 3 इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 एंड I3। कैसे वो आप इजी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। कैसे फिर भी थोड़ा बहुत बता रहा हूँ आपको, इसको आप फर्दर सोल्व करिए, -4 -20 I2 -60, I3 वैल्यू क्या हमारे पास देखो, I3 वैल्यू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। इसको आप और सोल्व करें तो -4 -20 I2 -60 I1 -60 I2 इक्वल टू 0। फाइन, तो माइनस का 4 I2 माइनस का 60 I1 कितना बनेगा माइनस का 80 I2 इक्वल टू 0। इसको आप ट्रांसपोज कर सकते हैं, बनेगा हमारे पास माइनस का 60 I1 माइनस का 80 I2 इक्वल टू 4। और इक्वेशन नंबर इसको आप बोल दीजिए 4। इक्वेशन नंबर 4 एंड 2 को देखिए, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं माइनस का 200 I1 प्लस का 20 I2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आप I1 एंड I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे आप बताएगा, मैं इसको भी आपको 20 है, ये कैसे करना है 20 को मल्टीप्लाई कीजिए आप किससे 4 से, तो कितना बनेगा 800 I1 प्लस हाउ मच 80 I2 इक्वल्स टू 4 5 20। ठीक है, 20 और ये हमारा 60 है और ये I1 है माइनस का 80 I2 इक्वल्स टू, इसको आप कर सकते हैं आई थिंक इजीली, कट गया कितना बनेगा 860 इक्वल्स टू 24 एंड I1 इक्वल्स टू 24 बाई 860। ठीक है, कटने को ये कट सकता है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं एम्पियर।
सिंपल वे में कर सकते हैं। तो 12 4 2 4 3 0। और भी कर सकता है ये 6/2 to the 4 2 1 2 2 5 10 एम्पियर। यही हमें इसके लिए I2 कैसे, इसमें I2 की वैल्यू पुट करेंगे, आप निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये आपका I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, इसमें आप पुट कर दीजिए इसी किसी इक्वेशन में, तो I2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं, इस वीडियो को मैं आपको और भी इजी तरीके से और भी फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन फॉलो मी, शेयर माई दिस वीडियो इफ़ यू वांट। यदि अच्छा लगा तो आप जरूर उसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और कैसे भी आपको प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।